When I talk about कि इस बार नंबर क्यों आए, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रियलाइज लास्ट ईयर नंबर क्यों नहीं आए। तो Yes. उसको समझने के लिए वी नीड टू सी कि व्हाट आर द डोंट्स दैट वी डू नॉट हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। द फर्स्ट वन वुड बी नॉट टू रन आफ्टर irrelevant sociologists. Often time the thing in the market is कि एक आंसर में वर्बैटिम लोग बोलते हैं कि आपको एक 10 मार्कर में 6 थिंकर डालने हैं, आपको एक 20 मार्कर में 15 मार्कर में आपको 8 थिंकर डालने हैं। आई सर्टेनली बिलीव दैट इज नॉट द केस। आपको द फर्स्ट थिंग इज कि आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। भले वो डिमांड जीएस लाइक आंसर से ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपको पूरी करनी है डिमांड, भले आप जीएस लिख के आओ उसमें। उसको सोशियोलॉजिकल बनाने के लिए जबरदस्ती के थिंकर्स नहीं डालने। Very nice. तो अगर आप थिंकर्स डाले पड़े हो तो इट लुक्स वेरी, द पर्सन हु इज चेकिंग इज वेरी एक्सपीरियंस, तो उनको समझ आ जाएगा कि आप यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, शुड नॉट हैव द रियल कंटेंट। तो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि यू डू नॉट रन आफ्टर इररिलेवेंट सोशियोलॉजिस्ट। आंसर में अगर 2-3 भी मिल रहे हैं जो कि रेलिवेंट हैं, इट्स गुड इनफ। Yes. So basically irrelevant का मतलब ये हुआ, don't just focus on 6 or 7 number of thinkers. Write relevant means even if it requires you to write only 2-3, but those 2-3 must hit the demand. Yes, certainly. Second one, not to write too bookish answers. I suffered a big time last year because मेरे answers were too bookish. Not to be too bookish. What do I mean by not to be too bookish? लास्ट ईयर मैंने कोई गाइडेंस एज सच नहीं ली थी, तो अपने आप पढ़ा था। तो नितिन सांगवान सर की किताब बाजार में आती है। इट्स अ वेरी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ बुक एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर करती है। लेकिन फॉर अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, उसमें ये होता है कि द बुक कैन बी टू ओवरवेलमिंग एट टाइम्स, क्योंकि आप यू ट्राई, एंड प्लस आई कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, सो आई नॉट नो हाउ ह्यूमैनिटीज वर्क। तो मैंने क्या किया है, पढ़ा मैंने चीजें, समझी भी चीजें, लेकिन मैंने बहुत ही बुकिश लैंग्वेज में आंसर्स लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे है, तो आई रिमेम्बर कि सांगवान में एक डायग्राम बना हुआ है कि ऐसे करके कुछ, आई एम नॉट वेरी वेल वर्स द डायग्राम अभी, लेकिन ऐसे करके कुछ एरोज हैं। वो एग्जैक्टली मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया अपनी शीट में, जो कि Historical materialism तो नहीं कहीं? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का ही था डायग्राम। है ना? तो ये कॉपी पेस्ट कर दिया कि क्या सुपर स्ट्रक्चर है, क्या बेस है। डज नॉट लुक गुड, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज मेकिंग द सेम डायग्राम। लाइकवाइज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस सभी ये बनाए जा रहे हैं। Yes, yes. तो वो इतना ज्यादा, that is not going to fetch you marks, that is not making any difference and not adding any value to your answer। या फिर आप लिख रहे हैं, तो आई रिमेम्बर कि इसी क्वेश्चन के मतलब कि एक्सप्लेनेशन में उन लोगों ने 3-4 सब हेडिंग्स में एक्सप्लेन किया हुआ है किताब में। मैंने एग्जाम में, आई थॉट मेरा एग्जाम अच्छा गया, क्यों? क्योंकि मैंने 2 पेजेस में वो सारी चीजें लिख दी थी, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स। तो व्हाट टू डू, मतलब अगर बुकिश नहीं लिखना तो क्या लिखना है? हमको क्या लिखना है कि आप सिंपल भाषा में जितना लिखें, कि एक कोई बाहर का इंसान भी जिसका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, वो समझने की कोशिश करे, तो उसको चीजें समझ आ जाएं कि आपने लिखी क्या है। तो बी एज सिंपल इन योर लैंग्वेज, एज ल्यूसिड इन योर लैंग्वेज एज पॉसिबल। तीसरा रहेगा कि आई डिड नॉट नो कि, एंड दिस इज अ थिंग दैट केम फ्रॉम सर, कि आपके आंसर्स वर्टिकली चेक होते हैं, हॉरिजॉन्टली चेक नहीं होते। तो मैंने आंसर्स जो लिखे थे वो पैराग्राफ फॉर्म्स में थे। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट पैराग्राफ फॉर्म्स, लेकिन पैराग्राफ फॉर्म्स में बड़े बड़े आंसर्स लिखे थे। तो वो देख के ही क्लटर्ड फील हो रहा था शीट को। मतलब नाउ दैट आई लुक बैक, मुझे लगता है कि मैं वो शीट क्लटर्ड होगी। तो अब की बार व्हाट वर्कड आउट इज कि आप कोई भी टॉपिक आ रहा है तो आप उसमें पहले सब हेडिंग्स देंगे, जितनी भी सब हेडिंग्स बन पा रही, मतलब कि अगर क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स हैं तो 3 सब हेडिंग्स देंगे। एंड इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अगर आपका ये शीट है, 10 नंबर में 2 शीट मिली हैं, तो लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू एंड हियर, तो इट्स मेंटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिमार्केट कि भैया मेरा इंट्रो इतनी दूर में आएगा, मेरा कंक्लूजन यहाँ शुरू हो जाएगा। अब आपके 3 अगर सब पार्ट हैं और क्वेश्चन की डिमांड जो है तीनों पार्ट्स की इक्वल होती है, क्योंकि आपको बताया नहीं है कि पार्ट ए में कितने नंबर हैं, पार्ट बी में कितने नंबर हैं, सो यू इम्प्लिसिटली अज्यूम कि तीनों पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे मेंटली, 3 सब पार्ट हैं तो 1, 2, 3, 3 पार्ट में आप अपने आंसर को डिवाइड कर लेंगे, स्पेस को डिवाइड कर लेंगे, और स्पेस में हर पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। अगर लेट्स से इवन इफ यू हैव 2 to 3 पॉइंट्स इन ईच पार्ट, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भैया आपने शुरू किया, 2 सब पार्ट बहुत अच्छे से आते हैं तो वो यहाँ तक लिख दिए,
तीसरे में कुछ नहीं आता तो 2 लाइन लिख के काम खत्म कर दिया। तो वो चीज़ नहीं करनी है। सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है एंड दैट वर्क्स आउट इक्वली वेल इन जीएस। यस जीएस में भी आपको स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी कॉशियस हाउ यू जुडिशियसली यूजिंग दैट स्पेस, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है आपके पास, यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग बी शीट्स। तो ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मिस आउट ऑन दिस एस्पेक्ट कि ये मेंटली स्पेस को कैसे ब्रेक डाउन करना है। और इससे क्या होता है कि आप हर सब पार्ट को एड्रेस कर रहे हो, तो सामने जो चेक कर रहा है उसको भी लग रहा है कि भले आपने अंदर कुछ भी लिखा है, मतलब नॉट दैट यू आर राइटिंग इररिलेवेंट स्टफ, लेकिन आपने बहुत जेनेरिक भी लिखा है, लेकिन उनको दिख रहा है कि आपने भैया सब पार्ट एड्रेस कर दिए, क्वेश्चन पूरा एड्रेस्ड है, दैट इज गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 पॉइंट्स या बहुत सारे डेटा डाल दिया लेकिन एक सब पार्ट ही गायब कर दिया, तो इट लुक्स कि कंप्लीटनेस नहीं है आंसर में। तो दैट इज समथिंग दैट यू शुड एक्टिवली ट्राई टू अवॉइड। वेरी नाइस। तीसरी चीज ये रहेगी कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू, क्वेश्चन सिलेक्शन के मामले में रह गए कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो इम्पोर्टेंट होता तीसरा है। तो बेसिकली यही हो जाएगा कि तीसरा यही हो गया स्पेस का, not to write in one go or one single flow, नॉट टू वेस्ट स्पेस। not to waste space and use your space judiciously, or if you have 3 parts in the questions demand, those 3 parts must be visible in your answer sheet as well. Okay, yeah, come Aman. उसके अलावा वन थिंग दैट केम इन हैंडी दिस ईयर कि आपको, अगर कहने की बात है कि आर्ट्स का है तो आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाने, आपको डायग्राम नहीं बनाने, अगर है तो बनाओ, ये मत, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड होने का एक फायदा ये होता है, मतलब एक हल्का एज ये है कि यू नो हाउ टू हिट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन राइट टू द पॉइंट। तो आप इसको अपने फेवर में यूज करने के लिए व्हाट डू यू डू, आप लेट से कोई भी चीज है, आप फ्लो चार्ट बना के अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, आई रिमेंबर इस साल भी कुछ क्वेश्चन था इमरजेंस पे, तो 4 स्टेप प्रोसीजर था, तो मैंने यूं ही बनाया था कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी डायग्राम हेडिंग दी, बना के एक फ्लो चार्ट सा बना के रख दिया व्हिच वाज वेरी ल्यूसिड अपने आप में कि यही इमरजेंस है। तो आपको देन यू डू नॉट हैव टू गो अबाउट एक्सप्लेनिंग एवरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस की स्टेप 1 में ये हुआ, 2 में ये हुआ, 3 में ये हुआ, यू डोंट हैव टू डू दैट। तो आप ये नॉर्मल काम कर लो, इट वर्क्स फाइन। अगर जीएस में भी यूज करते हो तो सोशल में भी यूज करो, कोई आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर प्रोवाइडेड कि आप इसको मेस अप नहीं कर रहे हो। ये इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि पता चले आप फ्लो चार्ट बना, कैन आई गेट अ न्यू पेज, Yes. कि अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाह रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप फ्लो चार्ट मतलब इट्स गोइंग हे वायर कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, कुछ कुछ कर रहे हो, अनइक्वल वर्ड्स हैं। मेक श्योर कि प्रेजेंटेबल है, सारे डब्बे बराबर साइज के हैं, टाइडीनेस होनी चाहिए शीट में। प्रेजेंटेशन पे इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें, उसके अंदर आपको जितना लिखना है आप लिखो, बॉक्स बना लो पहले ही दिमाग में अपने कि इतने स्पेस में ही लिखना है। बॉक्स शुड नॉट गो कि एक बड़ा हो गया, एक छोटा डब्बा हो गया, एक छोटा डब्बा हो गया, बड़ा डब्बा हो गया, वो नहीं करना है। सिमेट्री मेंटेन करके रखनी है अपनी शीट में। डेफिनेटली। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करना होगा कि दिखने में आंसर अपीलिंग होना चाहिए कि सामने वाले का पढ़ने का मन करे। बॉक्स में भी जो आप लिख रहे हो वो दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो भर दिया है हाँ, कि लेकिन मतलब एकदम ही गुचुर-मुचुर कर दिए कुछ लिख के कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा, बोलो कि हमने फ्लो चार्ट बना दिया, लेकिन दैट डज़ नॉट वर्क आउट वेल। यस। उसके अलावा व्हाट नॉट टू डू, एक और चीज़ रहेगी, आई थिंक द पॉइंट नंबर इज़ 5, कि आप ज़बरदस्ती का, आई हैव सीन पीपल राइट क्रिटिसिज्म्स इवन विदाउट आस्किंग, और अच्छे खासे लंबे-लंबे क्रिटिसिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेट्स से यू हैव 2 पेजेस और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रिटिकली एनालाइज करने हैं, तो दैट मीन्स दे डू वांट टू आस्क क्रिटिसिज्म्स फ्रॉम यू। लेकिन अगर नहीं लिखा, कुछ नॉर्मल स्टेटमेंट है, जस्ट टू गिव योर आंसर कंप्लीटनेस, आप लेट्स से आप लास्ट की 3 लाइन क्रिटिसिज्म की लिख दो एट मैक्स। ये नहीं कि पूरा पेज ही क्रिटिसिज्म का बना दिया है कि एक पेज में थीसिस दे दिया, एक में एंटाई थीसिस दे दिया। दैट शुड नॉट वर्क आउट, दैट शुड बी एक्टिवली अवॉइडेड। आंसर की कंप्लीटनेस के लिए 2-3 लाइन लिख दो, वो चलेगा, बहुत स्पेस नहीं देना उस चीज को भी। तो ये भी आपको फोकस करना होगा एक चीज में। ये अमन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, बिकॉज many students assume antithesis to be integrated part of the answer. That is not You- true. Yeah. That should not be done. Yeah. And that is something that came from sirs. I remember distinctly कि मैंने पूछा था कि सर अगर नहीं पूछा हुआ है क्रिटिसिज्म, तभी भी क्या हमें 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द स्पेस यूज करना है क्रिटिसिज्म के लिए? नहीं करोगे तो आई थिंक इट वर्क्स आउट वेल। और फिर ये है कि आई थिंक कि ये ट्रेंड बन गया है कि हर कोई ही क्रिटिसिज्म लिखे पड़ा है। आई डोंट थिंक ये कहीं सेट रूल है कि क्रिटिसिज्म आपको बहुत लंबे-लंबे लिखने हैं। 2 लाइन, 3 लाइन
कंप्लीटनेस के लिए लिख दीजिए, दैट्स फाइन, बट डोंट ओवरडू इट। मुझे याद है अमन ने एग्जाम के बाद भी यही बोला था कि सर कुछ कुछ जगह तो मैंने 1-2 लाइन ही लिखा है क्रिटिक में, कोई नंबर तो नहीं कटेगा? मैंने कहा नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वो 1-2 जगह भी लिखा है तो तुमने तब लिखा है जब पूछा नहीं गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पूछा गया है वहाँ तुमने 1 ही 2 लाइन लिखी, वहाँ तो तुमने अच्छा लिखा ही होगा। सो यस। इसके अलावा एक आध मतलब कि आई नो कि डोंट्स के एग्जांपल है, लेकिन डू अगर आपको एक होगा तो ये रहता है कि व्हेन यू प्रिपेयर, तो मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स कि सब्जेक्ट वाइज कि जीएस 1 में ये चल जाएगा, 2 में ये चल जाएगा, 3 में चल जाएगा, टॉपिक वाइज आप सिलेबस में लिख देते हैं। तो जीएस 1 में आप जब सोसाइटी के आंसर्स बनाते हैं या फिर जीएस 2 का सोशल जस्टिस के एग्जांपल्स एनलिस्ट करते हैं, तो वो बहुत हद तक सोशियोलॉजी के पेपर 2 में हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ अलग नहीं करना है सोशो के लिए। जो आपने जीएस 2 के एग्जांपल्स सोशल जस्टिस के हैं, वो आपको उठा के सोशो में डाल देने हैं। तो उससे आंसर एक नया, एक कंप्लीटनेस दिखती है। फॉर एग्जांपल आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर अगेन वन एग्जांपल कि जैसे रिलीजन एंड साइंस करके कुछ है, रिलीजन एंड सोशियोलॉजी, सॉरी। तो अगर ये है, तो हमारे प्री और मेंस के बीच में आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली, लेकिन ऐसा हुआ था कि एक भगदड़ हो गई थी, क्योंकि किसी बाबा की पैर की धूल लेने के लिए लोग भाग गए थे। तो वो हुआ था। यस। तो आई रिमेंबर कि मैंने वो एग्जाम्पल अपने कंपाइलेशन में लिख लिया था। मतलब आई डोंट हाथरस का था क्या, आई एम नॉट वेरी सर्टेन। एक और बाबा भी थे दूसरे। हाँ, तो वो पैर, तो पैरों की धूल के लिए लोग भागे थे और स्टैम्पीड हो गया था और लोग मर गए थे। तो दैट इज एग्जांपल दैट यू कैन यूज इन रिलीजन एंड सोशियोलॉजी, कहीं ना कहीं वो फिट हो जाएगा। लाइकवाइज अगर एमपी मध्य प्रदेश में एक यूरिनेशन का केस था, तो वो कास्टिज्म में यूज हो सकता है वो एग्जांपल। आप नोट इट डाउन एंड पुट इट इन आंसर। तो उसमें क्या रहेगा कि आपके आंसर में कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है, आपके आंसर में कुछ नया दिख रहा है, तो दैट एड्स वैल्यू टू योर आंसर। इसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है, अनोखा नहीं करना है। आप जीएस के लिए कंपाइल कर ही रहे हो, उसी को उठा के यहाँ यूज करना है। तो ये दैट इज तो वन थिंग आई डिड। ये तो अमन तुमने जैसे बताया कि एग्जाम्पल वहीं से यूज करना है, हाँ, बट ये भी जरूर बताओ कि किधर लिखना होता है वो एग्जाम्पल। कभी ऐसा ना हो हाँ, कि बस इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ बस डाल दिया डाल कि दिया बस। ड्रॉप कर दिया। अगर रिलीजन सोशियोलॉजी की बात हो रही है लेट्स से, तो अगर कोई क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है कि रिलीजन ब्लाइंडली फॉलो हो रहा है या फिर साइंस खत्म हो रहा है, वैसा कुछ एग्जाम्पल है, तो उसमें आप जब अपना पॉइंट लिखते हैं तो जीएस की तरह जैसे आप सब्सटैंशिएट करते हैं कि एग्जाम्पल लिख के 2 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या मीनिंग है, वैसे लिख सकते हैं। एंड ओनली इफ इट मेक्स सेंस कि आपको ये डालना है। अब यस जरूरी नहीं कि मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा है कि रिलीजन से रिलेटेड है तो कोई भी क्वेश्चन आए मैं लिख के आ जाऊंगा। तो इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू होल्ड योर हैंड्स बैक। राइट दैट्स अनदर डोंट। कि यस। दिमाग में होता बहुत कुछ है लिखने के लिए, लेकिन सब नहीं लिखना है। तो क्या नहीं लिखना, उसके लिए भी मन बना के रखो, क्योंकि ऑफन टाइम्स वी टेंड टू गेट स्वेड अवे कि भैया कंटेंट है तो डालो, लेकिन तभी डालो जब काम का हो, जबरदस्ती नहीं डालना है। डेफिनेटली तो नो व्हेन टू होल्ड योरसेल्फ बैक। यस। कई बार ये होता है, अगेन छोटा सा एग्जांपल, कि आप जब आंसर लिख रहे हैं तो एंड में आते आते आपको कुछ नया पॉइंट अचानक से चमक जाता है कि भैया कुछ नया मिल गया, आई शुड डेफिनेटली राइट दिस। नाउ वहां पे एक छोटा एनालिसिस कर लो कि इज इट एडिंग वैल्यू टू योर आंसर। अगर बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्लटर मत करो कि कुछ याद आ गया तो भैया गुचर मुचर करके कि बस मैं डाल दूं कि बस दिख जाए वो। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अ लॉट। तो अगर बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो लेट इट पास, लेट इट स्लाइड। आप आंसर को सुंदर तरीके से कंक्लूड करोगे, इक्वल स्पेस देके साफ सुथरा कंक्लूजन दिखेगा, दैट इज गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स देन अ थिंकर विद अ क्लटर्ड स्पेस। तो ये चीज का भी ध्यान देना है, व्हेन टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, व्हेन टू रेस्ट्रेन योरसेल्फ। तो एक ये चीज फोकस करेंगे। और मेजरली डोंट्स तो यही है। और एक डोंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आई मिस, कि डू नॉट रेप्लिकेट नोट्स। दैट केम फ्रॉम सर, कि नोट्स नहीं छाप के आने हैं वहां पे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही क्लोजली फ्रेम्ड होते हैं। हमको लगता है कि वही पूछा है जो हमको आता है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड 19-20 भी होती है तो आंसर गोज हेवायर। तो आपको ये ध्यान देना है कि उन्होंने पूछा क्या एग्जैक्टली, कौन सा एस्पेक्ट पूछा है आंसर का। तो उसी एस्पेक्ट पे फोकस करना है अपने आंसर को। जो आपका डेटा, आपके पास जो बैकग्राउंड नॉलेज है, उसको मोल्ड करना है इस तरीके से कि डिमांड एड्रेस हो जाए। यस। तो आपको एग्जैक्टली वही जो याद करा है वो नहीं लिखना है। गिव योरसेल्फ द लिबर्टी, गिव योर ब्रेन द लिबर्टी टू राइट व्हाट इज आस्क्ड ऑफ यू, नॉट व्हाट यू नो। तो ये मेरा पिछले फेलियर से लर्निंग भी एक ये थी कि मैंने जो मुझे आता था मैंने वो लिखा है, सामने वाला क्या पूछ रहा है मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा। दिया था, बहुत खराब नहीं लिखा था, लेकिन
उतना कॉशियसली आई डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड इट। हम्म। तो वो चीज़ एक आई हैव इन माय माइंड।